नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्लारू। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड के 12,000 गांवों में मिलेगी इंटरनेट सुविधा। सरकार ने प्रोजेक्ट को दिखाई हरी झंडी। डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत बताने पर बनी सहमति। अमित शाह से मिले सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीमाओं पर निगरानी के लिए मांगे हेलीकॉप्टर और आईआरबी बटालियन। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया सहयोग का आश्वासन। प्रदेश सरकार को मिली बड़ी राहत। चुनावी साल में 10,000 ग्राम प्रहरियों की तैनाती के लिए 40 करोड़ रुपए मंजूर। 3 मार्च को निकाली जाएगी पेशवाई। अखाड़ा प्रबंधन की ओर से तैयारियां शुरू। हेलीकॉप्टर से होगी गुलाब के फूलों की बारिश। पूरी हुई हरिद्वार कुंभ की तैयारियां। भीड़ नियंत्रण के लिए 17,000 वर्ग फीट में बनेगा चक्रव्यूह। इससे तोड़ना नहीं होगा आसान। दून हरिद्वार के बीच 100 की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। रेलवे हेडक्वार्टर ने दी अनुमति। रेलवे हेडक्वार्टर भेजी थी ट्रायल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरि की पैड़ी समेत सभी घाटों पर आस्था कलश स्थापित किए जाएंगे। वहीं नमामि गंगे योजना के तहत मेला क्षेत्र में 256 आस्था कलशों को स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही गंगा घाटों पर आस्था कलशों में ही पुराने कपड़े विसर्जित किए जाएंगे। आपको बता दें कि अभी तक श्रद्धालु गंगा में पुराने वस्त्र प्रवाहित कर देते थे, जिससे गंगा में प्रदूषण बढ़ता था। लक्सर रोड के स्टेट हाईवे के शिलान्यास के सलापट में पीडब्ल्यूडी के कैबिनेट मंत्री के नाम न होने से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने बीजेपी पर एक बार फिर हमला बोलते हुए बीजेपी के हरिद्वार सांसद व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत व पीडब्ल्यूडी विभाग के कैबिनेट मंत्री के बीच आपसी गुटबाजी और आग की भट्टी बताया है। उन्होंने बताया कि बीजेपी के दोनों नेताओं में आपस में इतना जहर है कि शिलापट्टों पर नाम तक नहीं है। उन्होंने बीजेपी के लिए आने वाले समय को बुरा बताया और साथ ही ये भी दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। आपस में कितनी बड़ी गुटबाजी है। गुटबाजी की जो आग की भट्टी है उसमें जल रही है भारतीय जनता पार्टी। उस रोड के निर्माण कार्य की शिलापट पर पीडब्ल्यूडी विभाग के प्रदेश के और जिले के अधिकारियों का नाम छपा है। तो आने वाला समय भाजपा के लिए बहुत बुरा होगा और 2022 में स्पष्ट रूप से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार का गठन होगा। और अब आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता देते हैं। कुंभ मेले का इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। आपको बता दें कि 3 मार्च को निकलेगी निरंजनी अखाड़े की पेशवाई। हजारों नागा सन्यासी पेशवाई में होंगे शामिल। 50 से ज्यादा महामंडलेश्वर करेंगे शिरकत। हेलीकॉप्टर और ड्रोन से पुष्प वर्षा की जाएगी। कलशों में पुराने कपड़े विसर्जित किए जाएंगे। आपको बता दें, पहले गंगा में कपड़े विसर्जित किए जाते थे, जिसकी वजह से गंगा में प्रदूषण फैलता था, लेकिन अब कलश स्थापित किए जाएंगे जिसमें कपड़े प्रवाहित किए जाएंगे। हरिद्वार कुंभ में निकलेगी पहली पेशवाई। आपको बता दें, कुंभ में आस्था कलश बचवाएंगे गंगा का प्रदूषण। हरिद्वार से ये खबर। हरि की पैड़ी समेत सभी घाटों पर स्थापित होंगे कलश। नमामि गंगे योजना के तहत स्थापित हो रहे हैं कलश। मेला क्षेत्र में 256 आस्था कलश स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें आप कपड़े अपने प्रवाहित कर सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रयास हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। ओम प्रयास जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब कलशों को स्थापित किया जा रहा है। करीबन 256 कलश स्थापित किए जा रहे हैं ताकि गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सके।
देखिए, इसमें साफ तौर पर बता दिया जाए कि जिस तरह से हरिद्वार में पतित पावनी माँ गंगा बह रही है, उसी के साथ अभी हरिद्वार हरिद्वार में महाकुंभ होना है। तो तमाम गतिविधियां मेला प्रशासन की, जिला प्रशासन की लगातार चल रही हैं। उसी को देखते हुए जो नमामि गंगे जो योजना है, उसके तहत यहाँ सभी घाटों पर 256 आस्था कलश यहाँ पे स्थापित किए जा रहे हैं। इन कलश में जिस तरह से पहले गंगा में ही श्रद्धालु अपने वस्त्र को बहा देते थे, तो गंगा प्रदूषित हो जाती थी। इस प्रदूषण को रोकने के लिए मेला प्रशासन ने एक बहुत बड़ा अहम कदम उठाया है, जिसमें देखते हुए हर घाटों पर, जितने भी घाट है, तमाम घाटों पर, हरिद्वार हो या फिर हरिद्वार के जितने भी घाट है, सभी घाटों पर ये जो आस्था कलश है, ये यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें जो श्रद्धालु हैं वो अपने कपड़े इसमें डाल सकेंगे। साथ ही साथ आपको इसमें ये भी बता दें कि जो वो कलश है, उस कलश में नीचे से एक छन्नी लगी हुई है, जिससे वो पानी सारा निकलकर नीचे जाएगा और सिर्फ उसमें कपड़े ही कपड़े रह जाएंगे। मतलब ये बता दिया जाए कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ये मेला प्रशासन ने बहुत ही अहम कदम उठाया है। इसी के चलते आपको बता दें कि कुंभ वर्ष की सबसे पहली जो पेशवाई है, वो निरंजनी अखाड़ा निकालने जा रहा है। 3 मार्च को हरिद्वार में बहुत ही बड़ी संख्या में जो निरंजनी अखाड़ा है, उसकी यहाँ पर पेशवाई निकलने जा रही है। पेशवाई में हजारों नागा संत, हजारों नागा साधु, हजारों संत, महामंडलेश्वर जो 50 से भी ज्यादा यहाँ पर रहेंगे। जो इस पेशवाई का आकर्षण केंद्र रहेगा, वो साफ तौर पर देखने वाली बात यह है कि जो आकर्षण केंद्र है, वो महाराष्ट्र, नासिक, तमाम जगहों से जो बैंड जो आ रहे हैं, जो लाइटें जो आ रही हैं, वो यहाँ पर आकर्षण का केंद्र रहेंगी। श्रद्धालु इसमें इसका लुत्फ उठा सकेंगे। साथ ही साथ जो मेला प्रशासन है, उसने भी इस पेशवाई के लिए जो सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, वो भी बहुत ही वो लगातार किए जा रहे हैं, क्योंकि जो पेशवाई जो निकलनी है, वो हरिद्वार के जो एसएमएन डिग्री कॉलेज है, वहां से निकलकर ये जो शंकराचार्य चौक है, वहां से होते हुए वापस शाम को 6 बजे निरंजनी अखाड़े में पहुंचेगी। जी प्रयास जी, ओम प्रयास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कलश, सबसे पहले कलश की बात कर लेते हैं। कलश जो रखे जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कुंभ को मद्देनजर रखे जा रहे हैं, या फिर आगे आने वाले समय में भी ये कलश ऐसे स्थापित रहेंगे? देखिए, ये जो कलश, जो आस्था कलश जो हरिद्वार के तमाम घाटों पर जो रखे जाएंगे, वो गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ये वहां पर रखे जाएंगे। और ये जो है, ये टेम्परेरी नहीं है, सिर्फ कुंभ के लिए नहीं है, ये यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। ये तमाम जब तक यहाँ पर ये स्थापित रहेंगे। हालांकि ये बात आपको बता दें कि ये कुंभ के बाद नहीं हटाए जाएंगे, ये यथावत उसी जगह स्थापित रहेंगे, ताकि गंगा को, जिस तरह श्रद्धालु अपने कपड़ों को गंगा में विसर्जित कर देते हैं, विसर्जित ना करके श्रद्धालु से ये अपील की, जो मेला प्रशासन ने ये अपील कर रहा है कि जो उनके वस्त्र हैं, वो इस कलश में ही डाले, ताकि गंगा को प्रदूषण होने से बचाया जा सके। ये कलश यहाँ से हटाए नहीं जाएंगे, चाहे कुंभ के बाद भी ये कलश यहीं पर रहेंगे, सभी घाटों पर रहेंगे, जिससे एक प्रदूषण से गंगा को बचाया जा सके। जी ओम प्रयास जी, अब बात कर लेते हैं कुंभ में होने वाली पहली पेशवाई की। जिस तरीके से सरकार लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही है और साधु संत अपना काम कर रहे हैं, साधु संत जिस तरीके से पेशवाई की बात कर रहे हैं, शाही स्नान की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइंस नहीं मिल पा रही, तो क्या इस पे सरकार का कोई हस्तक्षेप होगा? जितने भी साधु संत हैं, हरिद्वार के तमाम अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के जो वरिष्ठ संत हैं, उन लोगों ने, जो मेला प्रशासन ने उनसे एक अपील की है, एक निवेदन किया है कि जितने भी अखाड़े हैं, सभी अखाड़ों में 2-2 डॉक्टर्स और एक टीम वहां पे उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो कोरोना के जो श्रद्धालु, जो संत महात्मा जो बाहर से आएंगे, उनकी टेस्टिंग की जा सके। उनके लिए जो मेला, जो अखाड़े हैं, अखाड़ों ने मेला प्रशासन से ये गुजारिश की है कि सभी अखाड़ों में 2 डॉक्टर और जो मेडिकल की जो टीम है, वो उन्हें वहां पर उपलब्ध कराया जाए, ताकि कोरोना महामारी को के संक्रमण को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम जो है, जितने भी अखाड़े हैं वो सब उठा रहे हैं। तमाम जो एसओपी है, एसओपी को ध्यान में रखते हुए जितने भी साधु संत है, जितने अखाड़े हैं, सभी वरिष्ठ संतों ने साफ तौर पर कहा है कि कोई भी साधु बिना मास्क के जो पेशवाई में नहीं चलेगा, साथ ही उचित दूरी बनाकर ये रखेंगे। हालांकि देखने वाली बात है कि ये कि जो 3 मार्च को जो पेशवाई निकलनी है, उसमें ये कितना सक्सेसफुल होगा, कितना ये जितने संत महात्मा बयान दे रहे हैं, ये कितना कारगर साबित होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी के लिए जो संत महात्मा का जो बयान आया है, वो साफ तौर पर ये देखने वाला है कि उन्होंने ये बात कही है कि जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी मेला प्रशासन सभी अखाड़ों में डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम की उपलब्ध कराए। जी
बिल्कुल ओम प्रयाग जी, लेकिन हम लगातार बात करें, जैसे कि कल अभी खबर आई थी कि हरिद्वार में स्नान करने के लिए तो लाखों श्रद्धालुओं को इजाजत है, लेकिन हरिद्वार में रुकने के लिए सिर्फ 10 लाख लोगों को ही परमिशन दी जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? कैसे प्रशासन के लिए, क्योंकि एक बड़ी चुनौती है कि सिर्फ 10 लाख लोग ही हरिद्वार में रह सकते हैं, उन्हीं के रहने की व्यवस्था है, और बाकी जो लोग आएंगे वो कैसे कहाँ रहेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, जिस तरह से जितने भी श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार कुंभ में पहुंचे हैं। पहली सबसे बड़ी बात तो यह है कि तो हरिद्वार में कुंभ में आने के लिए श्रद्धालुओं को जो 72 घंटे की जो कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है वो लानी होगी। उसी के बाद हरिद्वार कुंभ में एंट्री होगी। अगर उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं होगी कोरोना नेगेटिव की, तो उन्हें बॉर्डर से ही वापस लौटा दिया जाएगा, क्योंकि कुंभ मेला जो पुलिस है वो लगातार इस पर कार्य कर रहा है। लगातार जो यातायात व्यवस्था है वो भी बनती जा रही है। जिनके पास ये रिपोर्ट नहीं होगी उन्हें बॉर्डर से लौटा दिया जाएगा। साथ ही साथ जो मेला पुलिस है उसने एक ही अहम पोर्टल बनाया है जिसपे हर श्रद्धालु, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी वाहन संख्या से लेकर हर चीज उस पोर्टल पर उन्हें दर्ज करानी होगी। उसी के बाद जिस धर्मशाला या फिर जिस होटल में उन्हें रुकना होगा उसकी भी उन्हें जानकारी उस पोर्टल पर देनी होगी, ताकि जो प्रशासन की जो पुलिस है वो उन पर निगरानी रख सके, तो उन्हें मॉनिटरिंग कर सके। हालांकि अगर कोई भी ऐसा वाक्य जो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है, उन पर ये जो मेला पुलिस है उन पर अपनी निगरानी रख सकेगी। जी बिल्कुल ओम प्रयाग जी, अगर हम बात करें बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स पे किस तरीके से चौकसी बढ़ाई जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से 72 घंटे की कोरोना रिपोर्ट्स भी लानी है, वो भी चेक करना है, साथ ही साथ जिनका जो टेस्ट नहीं करा के आ रहे हैं उनका आरटीपीसीआर टेस्ट भी होना है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं? देखिए, इसमें साफ तौर पर यह है कि जिस तरह से कोई भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेगा, जो बाहरी प्रदेश से यहाँ हरिद्वार में कुंभ में आएंगे श्रद्धालु, उनके लिए पहले ही अनिवार्य होगा कि जो उत्तराखंड से एक पोर्टल है, उस पोर्टल पर आपको पंजीकरण करना होगा। अगर वो आपके पास लेटर है तो उसके बाद आपकी एंट्री होगी। हालांकि इसमें तमाम अर्धसैनिक बल और जो तमाम जो मेला पुलिस है या फिर हरिद्वार पुलिस है वो उसमें चेकिंग करेगी। वो जो लेटर है वो श्रद्धालुओं के पास होना चाहिए। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से लोग, जो आम जनता है, जो हरिद्वार के निवासी हैं, अगर वो भी किसी कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं और वापस लौट रहे हैं, तो उनके पास उनका आईडी पहचान पत्र होना अनिवार्य है। अदरवाइज उन्हें भी बॉर्डर में अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। तमाम जितने भी बॉर्डर्स हैं हरिद्वार के, जितने भी बॉर्डर्स हैं उत्तराखंड के, जो बाहरी राज्यों से जुड़े हैं, उन पर हर जगह अर्धसैनिक बल, पुलिस बल वो तैनात रहेगा। इस पर जो कुंभ पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और लगातार एक एक चीज को मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जी अब ओम प्रयाग जी, बात कर लेते हैं हरिद्वार में हो रही तैयारियों की, क्योंकि कुंभ मेला बहुत नजदीक है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की तिथि नियत की गई है। भव्यता और सुंदरता की अगर बात करें तो किस तरीके से हरिद्वार के घाटों को सजाया जा रहा है, मंदिरों को सजाया जा रहा है? देखिए, हरिद्वार कुंभ होने जा रहा है बहुत ही जल्द। 1 अप्रैल से जो हरिद्वार कुंभ है वो शुरू हो जाएगा। हालांकि इसमें पहले के सारे लोगों के मन में सवाल थे कि आखिर कब से हरिद्वार कुंभ शुरू होगा, लेकिन इस बार जो सरकार ने इस चीज को बिल्कुल साफ कर दिया है, मेला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि 1 अप्रैल से कुंभ होने जा रहा है। तो उसको लेकर तमाम जो जिला प्रशासन है, हालांकि अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हुआ है, उसी के चलते जितने भी, चाहे वो मेला प्रशासन की टीम हो या फिर जिला प्रशासन, लगातार ही घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है। पूरे शहर को रंगा जा रहा है। जितने भी हरिद्वार जो हर की पैड़ी पर मंदिर हैं, घाट हैं या फिर तख्त हैं, सभी को 3 रंगों में रंगा जा रहा है। यहाँ पर पहले की बात करें तो पहले यहाँ पर मात्र 2 रंगों से पूरे शहर को रंगा जाता है, लेकिन इस बार की जो नई पहल है वो ये है कि इस बार पूरे शहर को, पूरी जो दीवारें हैं, दीवारों पर एक चित्रकारी की गई है, जिनमें हरिद्वार में जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे उन्हें आध्यात्मिक की अनुभूति हो सके, इसके लिए पूरे शहर में एचआरडी के माध्यम से पेंटिंग की गई है। तमाम जो घाट हैं उन पर 3 रंगों से रंगाई की गई है, हालांकि पहले 2 की गई थी। जी बिल्कुल ओम प्रयाग जी, और अगर हम बात करें, अब के तारों मुक्त शहर बना दिया गया है हरिद्वार को। तार जो है वो अब अंडरग्राउंड जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे जो हैं जिनमें थोड़ी प्रॉब्लम थी उनको ठीक किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है सुरक्षा के लिहाज से? देखिए, हम सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो मेला जो पुलिस है वो लगातार सुरक्षा के
को मद्देनजर रखते हुए हर चीज को बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है। जितने भी तारों का जाल हरिद्वार हर की पैड़ी तमाम घाटों पर या फिर हरिद्वार में था, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। सभी जो तारे हैं वो अंडरग्राउंड जो जा रही हैं उन सबको अंडरग्राउंड किया गया है ताकि किसी को कोई भी समस्या ना हो। वहीं हम बात करें जो मेला प्रशासन की पुलिस है वो जितने भी जो हरिद्वार शहर में जो कुंभ क्षेत्र में किसी भी जगह पर अपनी निगरानी रखने के लिए जो यहाँ पर कैमरे लगाए जा रहे हैं वो बहुत ही अत्याधुनिक कैमरे हैं। उन पर हर एक कैमरे पर जो कमांड सेंटर है जो CCR में जो मेला भवन क्षेत्र हरिद्वार में बनाया गया है वहां पर भी कई जो पुलिसकर्मी है वहां पर मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही साथ हमको बता दें कि हरिद्वार शहर में 10 ऐसी बड़ी बड़ी वॉल लगाई जा रही हैं जिसके माध्यम से जो अधिकारी हैं जो उन कैमरों पर नजर रखेंगे, उन कैमरों के माध्यम से जो भी उन्हें सूचना देनी होगी उन वॉल के माध्यम से वो अपनी सूचना उस स्क्रीन से जारी कर सकेंगे। जो मेला पुलिस में जो मेला क्षेत्र में जो पुलिस के जवान जो तैनात हैं वो उस स्क्रीन पर उस आदेश को पढ़कर ही अपना जो काम करेंगे। साथ ही साथ किसी घटना को रोकने के लिए या फिर किसी भी चीज को रोकने के लिए, जैसे कि कोई कोरोना का पेशेंट है उसको रोकने के लिए कोई भी CCR से वो कमांड दी जाएगी। जी ओम प्रयास जी, मैं चाहूंगी कि आप मेरे दर्शकों को ये बताएं कि इससे पहले जब कुंभ होता था 4-4 महीने 5-5 महीने का कुंभ होता था, एक अलग ही उत्साह एक अलग ही रौनक देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार जो कुंभ है वो थोड़ा फीका इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एक तो अवधि भी कम है, दूसरी बात कि साधु संतों की वजह से जो रौनक रहती थी तो साधु संतों के लिए भी अब वो शिविर नहीं बनाए जाएंगे, वो अपने अखाड़ों में ही रहेंगे। इसको लेकर क्या डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, क्या अंतर है पहले होने वाले कुंभ में और आज जो कुंभ होने वाला है उसको लेकर? देखिए जो पहले का जो कुंभ होता था उसकी अवधि 4 महीने 5 महीने की होती थी, लेकिन इस बार का जो कुंभ है वो कोरोना के साये में होने वाला सबसे जो पहला कुंभ है वो कोरोना के साये में इस बार का कुंभ होने जा रहा है। इसलिए इसकी अवधि सरकार ने जो की है वो 1 महीने की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें जो मेला प्रशासन ने जो सरकार ने फैसला लिया है कि जो जितने भी साधु संत शाही स्नान हो या प्रमुख स्नान हो, जितने भी साधु संत स्नान करेंगे वो सब अपने ही अखाड़ों से होकर यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसमें चिंता करने वाली बात जो बैरागी जो अखाड़े हैं जो जिनके पास ना तो अपने अखाड़े हैं वो बाहर से जिनको आना है, उन्होंने भी कई सवाल मेला प्रशासन पर उठाए हैं, सरकार पर उठाए हैं कि उन्हें रहने के लिए या तो उन्हें तंबू लगाने की इजाजत दी जाए या फिर टीन लगाने की इजाजत दी जाए या फिर साथ ही साथ उनको जो है कोई व्यवस्था की जाए जो उनके खाल से जो बाहर से जो आने हैं। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में जो माघ मेला चल रहा है उसके बाद उसके समाप्त होने के बाद जो बैरागी अखाड़ों के जो संत हरिद्वार पहुंचेंगे वो कहाँ ठहरेंगे, ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि इस बार का जो कुंभ है वो मात्र 1 महीने का हो रहा है। हालांकि पहले ये कुंभ 4 से 5 महीने का हुआ करता, लेकिन इस बार का कुंभ की अवधि कम करने पर ओम प्रयास जी आगे आपसे अभी और भी जानकारी लेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। बता दें आपको कि कुंभ मेला जो है वो शुरू होने वाला है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो नया अपडेट है वो ये कि नमामि गंगे योजना के तहत गंगा प्रदूषित ना हो इसलिए आस्था कलश लगाए जा रहे हैं। करीबन 256 के करीब ये आस्था कलश है जहां पर आप अपने कपड़े प्रवाहित कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब श्रद्धालु जाते थे तो गंगा कपड़े प्रवाहित करने की वजह से गंगा प्रदूषित होती थी, तो इस बार आस्था कलश लगाए जा रहे हैं। आगे आपको कुंभ से जुड़ी और भी अपडेट देंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की धरती आदिकाल से ही आध्यात्म, संस्कृति और शौर्य से संपन्न रही है, तो इसी भूमि के रणबांकुरों ने बाहरी आक्रांताओं से लेकर साम्राज्यवादियों को मुंह की खाने को विवश किया। महान संत बालार्क ऋषि के शिष्य महाराजा सुहेलदेव ने अपने शौर्य और पराक्रम के साथ विदेशी आक्रांता सैयद सालार मसूद गाजी का उसकी सेना सहित संहार किया। उत्तर प्रदेश की पुण्य भूमि पर लिखे जाने वाले गौरवशाली इतिहास में महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम और शौर्य की गाथा दिग दिगंतर तक भारतीय जनमानस को प्रेरित करती रहेगी। बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की जयंती के उपलक्ष्य में महाराजा सुहेलदेव स्मारक एवं चित्तौरा झील की विकास योजना का शिलान्यास,
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। आइए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लक्ष्य से अपने सपनों, आकांक्षाओं और प्रयासों को जोड़ें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बढ़ेंगे खबरों में। भाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक वृद्ध महिला शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के भाई के खिलाफ भगत सिंह चौक पर पेट्रोल लेकर धरने पर बैठ गई। वहीं महिला ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को जलाने का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने पेट्रोल छीनकर एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। मौके पर पहुंचे तहसीलदार और सीओ ने महिला को समझा बुझाकर शांत किया और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। बता दें कि बाजपुर के ग्राम बिजपुरी निवासी वृद्ध महिला परमजीत कौर बाजपुर के भगत सिंह चौक पर पेट्रोल लेकर पहुंची, जहां महिला ने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के भाई अमर पांडे पर उसकी 2.5 एकड़ जमीन को लीज के बहाने हड़पने का आरोप लगाया। महिला के पेट्रोल लेकर भगत सिंह चौक पर पहुंचने की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस की अधिसूचना इकाई द्वारा महिला को समझाने का प्रयास किया गया। वहीं अधिकारियों ने महिला को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मिट्टी का तेल में पेट्रोल लेके बैठी हूँ। आज मैं जिंदा नहीं जाऊंगी जहाँ से। अरविंद पांडे के मंत्री के भाई ने अमर पांडे को मैं जानती नहीं थी। एक डवाज अजय डवाज है, जिन्होंने मुझे कह के 1 एकड़ जमीन 3 साल के लिए इन्होंने मुझसे 30 साल के लिए और 50 साल के लिए लिखवा ली है और 2.5 एकड़ मेरे पास जमीन थी और सारी की सारी इन्होंने लिखवा ली है 30 साल के लिए और 50 साल के लिए। जाऊंगी। अभी मेरी एक बेटी शादी करने को एक बेटा, इन्होंने जबरदस्ती इतनी ऊंची दीवार कर दिया, मेरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा जमीन के लिए। और अब खबर नैनीताल से है, जहां पर बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नैनीताल क्लब चौराहे से मल्लीताल बाजार में बढ़ती महंगाई, रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में लगातार वृद्धि के खिलाफ पदयात्रा निकाली। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य का कहना है कि भाजपा के शासन में महंगाई अपने चरम पर है। पेट्रोल, डीजल, गैस सहित जरूरत सभी चीजों के दुगने हो गए हैं। बेतहाशा बढ़ रही महंगाई से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। भाजपा की केंद्र व राज्य सरकारें महंगाई पर काबू पाने में असफल रही। कांग्रेस के शासनकाल में महंगाई कम करने का ढिंढोरा पीटने वाली भाजपा सरकार के कार्यकाल में महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई है, जिससे आम आदमी का चूल्हा बुझने की कगार में है। जिस तरह से महंगाई बढ़ गई है, आज पूरी जनता भी त्रस्त है, सारे लोग त्रस्त हैं। हम महिला होने के नाते हम लोगों को घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है और खाने का तेल महंगा हो गया है, दालें महंगी हो गई हैं। हमारा आज युवा बेरोजगार है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। हम मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से आपने छलावा करके जनता से वोट लिया है कि हम महंगाई कम करेंगे और पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, लेकिन आज युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज हम सब ने मिलकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। आज हमारे ब्लॉकों में भी हो रहा है और नगर में भी हो रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई की। राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर शपथ पत्र पेश किया गया, जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने मेला अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कुंभ को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं और कितने कार्य शेष बचे हैं, उनकी लिस्ट बनाकर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में 3 मार्च तक पेश करा जाए। वहीं कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड से पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी एसओपी पर कितना अमल किया जा रहा है और हरिद्वार में कितने लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है तथा कुंभ को लेकर आपके पास कितना मेडिकल स्टाफ मौजूद है। इसकी विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से 3 मार्च तक पेश की जाए। आज माननीय उत्तराखंड न्यायालय में कोविड रिलेटेड मामले की सुनवाई हुई, जिसमें हमने कोर्ट को अवगत कराया कि जो
स्टेट गवर्नमेंट ने एफिडेविट्स फाइल करे हैं, उसमें लर्नेड चीफ सेक्रेटरी ने यूनियन ऑफ इंडिया और क्या कहते हैं जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनको लेटर्स लिखे हैं कि उनको सहायता प्रभावित करे, और लेकिन ना यूनियन ऑफ इंडिया ना नेबरिंग स्टेट ने उन लेटरों का कोई जवाब दिया है। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर थाना क्षेत्र में युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। दिनेशपुर में एक पंचायत के दौरान इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग की पंचायत में पेड़ से बांधकर जमकर पिटाई की गई, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई और पिटाई करने वाले लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ये मामला 15 फरवरी का बताया जा रहा है और मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर 20 फरवरी को इसको वायरल कर दिया। ये जयनगर नंबर 4 एक गांव पड़ता है हमारे यहाँ। दिनांक 15/2/2021 को वहाँ एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने एक विकसित महिला के साथ रेप कर दिया है। इस सूचना पर पुलिस मौके पर गई और अभियुक्त को गिरफ्तार करके ले आई और उस समय उसके विरुद्ध 376 IPC के तहत अभियोग दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया। और उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।